साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट पर। और आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। जीव विज्ञान का जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। और जो आने वाली इस सीरीज की जीव विज्ञान की सीरीज की वीडियो है। जीव विज्ञान के ख़त्म होने के बाद हम देखेंगे रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान को। जो हमारी आने वाली परीक्षाएं हैं यूपी पीसीएस 2021, आरओ 2021, पेट 2021, यूपीएसआई और यूपी टेट, इन सभी बीपीएससी, इन सभी परीक्षाओं के लिए जो एक दिवसीय परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है साथियों। ठीक है, तो आप लोग से एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, अभी ये नया सीरीज शुरू हुआ है तो इसको आप लोग अपना सहयोग जरूर दीजिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो आप लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लग रहा है और क्या सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है साथियों, तो देखिए ये शुरू करते हैं। जो इस लेक्चर में हम जीव विज्ञान का पहला लेक्चर है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जीव विज्ञान। उसके बाद जो बीटेकर साहब ने 5 क्लासिफिकेशन किया है उसको देखेंगे। उसके बाद जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका की संरचना समझेंगे। फिर प्रोकैरियोटिक और बायो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर देखेंगे। फिर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखेंगे और कोशिकाओं के विभिन्न जो संरचना है उनके महत्व को, उनके बारे में समझेंगे। उसके लास्ट में हम जीव विज्ञान के उप शाखाओं का भी अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई, इनका भी अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टेविनेरस लैमार्क जी ने जो द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग? तो लैमार्क द्वारा, महान वैज्ञानिक लैमार्क द्वारा। जीव विज्ञान है क्या? तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। समस्त जीवधारियों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे ही जीव विज्ञान कहा जाता है। अब इसे 2 शाखाओं में बांटा जा सकता है, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जो जंतु होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में प्लांट जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जंतु विज्ञान को जूलॉजी बोलते हैं और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो जाएंगे? अरस्तु। अगर क्वेश्चन आता है फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो जाएंगे तो अरस्तु हो जाएंगे। थियोफेस्टरस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी कौन हो जाएंगे? थियोफेस्टरस को। ठीक है, थियोफेस्टरस क्या हो जाएंगे? फादर ऑफ बॉटनी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है इसको देखते हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन कहलाते हैं? लिनियस कहलाते हैं। लिनियस द्वारा आधुनिक वर्गीकरण के पिता हैं लिनियस, उनके द्वारा जगत को 2 जगत में बांटा गया है। एक पादप किंगडम और पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। एक प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, फिर बिटेकर साहब आ जाएंगे, आर एच बिटेकर, उनके द्वारा जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से जगत में। तो ये मोनेरा पहला। ठीक है, अब देखिए ये आगे हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में डिटेल से, तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो सभी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ये इसके बारे में प्रोकैरियोटिक जो क्या होते हैं इसके बारे में भी आगे अभी इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सभी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे जीवाणु हो गए, साइनो बैक्टीरिया हो गए, ये सब हम अभी डिटेल से आगे पढ़ेंगे। प्रोटेस्टा के अंतर्गत आएंगे विविध प्रकार के एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा हो गया, युगलिना हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। पादप प्लांटी किंगडम के अंदर आएगा बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव, जैसे शैवाल और मांस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कवक, फंजाई के अंदर सभी यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी आएंगे। सभी यूकैरियोटिक और परपोषित जीवधारी आएंगे। अवशोषण द्वारा इनका पोषण होता है और कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आगे समझ में आएगा जब पूरा लेक्चर हम कवर करेंगे। तो एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया में सभी बहुकोशिकीय आएंगे और इनमें इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए कोशिका समझते हैं क्या है। जीवन की जो इकाई है इसे कोशिका कहा जाता है। ठीक है, जीवन की इकाई को कोशिका कहा जाता है। तो कोशिका क्या है? प्रत्येक जीव के जीवन का एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है, जिसे कोशिका कहा जाता है। इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है रॉबर्ट हुक द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक द्वारा इसकी खोज की गई है। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई है। और ये जो कोशिका होती है हमारे शरीर की सूक्ष्मतम
किसी भी मतलब जीव के शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है जिससे वो जो है शरीर उसका निर्मित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ल्यूवेनहॉक द्वारा सबसे पहले जीवित कोशिकाओं के संगठन का अध्ययन किया गया था। अगर पूछता है कोशिका की खोज किसने की थी तो हम बताएंगे कि रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम इसका जीवित कोशिकाओं के संगठन का अध्ययन किसने किया था तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत समझते हैं क्या है। सेल थ्योरी। अब देखिए सेल थ्योरी किसने दिया था तो 1938 और 39 में साइडन जे एम साइडन और थियोडर स्वान द्वारा जो है ये कोशिका सिद्धांत दिया गया था। अभी कोशिका की खोज अगर पूछता है कोशिका खोज किसने की थी तो हम किसको बताएंगे, रॉबर्ट हुक ने। अगर पूछता है कि पहली बार जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया था तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, अगर पूछता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया है तो स्लाइडन और स्वान ने दिया है। ठीक है, मतलब M.J. स्लाइडन और थियोडर स्वान ने दिया है। अब ये कोशिका सिद्धांत है क्या, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, जो प्रत्येक जीव हैं, जो भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं प्रत्येक जीव, उनका जो शरीर है वो एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, कोशिकाएं जीवधारियों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं जीवधारियों की कौन सी, कोशिकाएं। अब इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे किसी घर भवन या घर के निर्माण में जिस प्रकार से ईंटों का प्रयोग किया जाता है भवन के निर्माण में, उसी प्रकार से किसी भी जीव के शरीर के निर्माण में जो है इनका कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। कोशिकाओं से मिलके ऊतक बनता है, फिर ऊतक से मिलके अंग बनता है। ठीक है, तो जैसे अब क्या होगा कि कई सारी कोशिकाएं मिलके क्या बना देंगी, ऊतक बना देंगी। ठीक है, टिश्यूज, और कई सारे जो टिश्यूज होंगे वो मिलके क्या बना देंगे, ऑर्गन, अंग बना देंगे। ठीक है, और जैसे ईंट होता है, जब ईंट से ही घर बनता है, ठीक है, तो एक एक ईंट करके देखिए कितना आलीशान या अच्छी तरीके से घर बन जाता है। वैसे ही कोशिकाएं ही ईंट का काम करती हैं। ठीक है, तो जो फंक्शनल यूनिट होती हैं, मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट कौन होती है, कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिका सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जीव का शरीर होता है एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें कह रहा है कि जो विषाणु है वो कोशिका सिद्धांत का जो है अपवाद है, क्योंकि पहले यह निर्जीव होता है। जो विषाणु होते हैं, मतलब जो वायरस होते हैं, ये निर्जीव होते हैं और जीवधारियों के शरीर में प्रवेश करने के बाद सजीवों द्वारा लक्षण दर्शाया जाता है। जैसे कोई भी वायरस है वो जब बाहर रहता है तो निर्जीव अवस्था में रहता है। जैसे वो सजीव मतलब कि आपके शरीर के अंदर जाता है तो कोशिकाओं के में पहुँच के वो जो है सजीवों वाला लक्षण दर्शाने लगता है। ठीक है, तो ये जो है अपवाद है कोशिका सिद्धांत का। कौन, वायरस। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के दो प्रकार हैं, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दो प्रकार हैं कोशिका के। तो देखते हैं इनमें अंतर क्या है। ठीक है, और इस तरह हम समझ रहे हैं जैसे अब यूकैरियोटिक है ये पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें जीवाणु कोशिका में पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक होता है और ये पूर्ण विकसित नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। केंद्रक जो यूकैरियोटिक है इसका केंद्रक पूर्ण विकसित होता है और इसका जो है केंद्रक पूर्ण विकसित अविकसित होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, डीएनए जो है प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, और प्रोकैरियोटिक में डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है। अभी हम चित्र के माध्यम से समझ लेंगे इसको। और हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है किसमें, यूकैरियोटिक में, और हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक में। हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर ही गुणसूत्र जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसलिए और ये जो गुणसूत्र अधिक गुणसूत्र पाया जाता है यूकैरियोटिक में, और जो प्रोकैरियोटिक है इसमें गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होती है। ठीक है, विषाणु, जीवाणु और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है मतलब कि साइनोबैक्टीरिया है को छोड़कर सभी पौधे और जंतु में ये यूकैरियोटिक होते हैं। जो पौधे और जंतु होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक होते हैं। देखिए कौन कौन, विषाणु, जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, इनको छोड़कर सभी जो है जो पौधे और जंतु होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा चित्र के माध्यम से इनमें अंतर क्या होता है। देखिए यहाँ पे है, सॉरी एक मिनट, हाँ, अब देखिए ये है प्रोकैरियोटिक का, इधर यूकैरियोटिक का है। प्रोकैरियोटिक में देखिए न्यूक्लियस जो है पूरी तरह से विकसित नहीं है। इसमें देखिए न्यूक्लियस होता है एक, और उसको चारों तरफ से घेरे हुए न्यूक्लियोलस होता है। फिर ये देखिए राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन होता है। आगे जब पढ़ेंगे हम अभी जो है कोशिका संरचना को तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सेल वॉल होता है इसमें, और ये
ठीक है, और ये इसमें यूकैरियोट में भी होता है। ठीक है साथियों, तो अब देखेंगे आगे भी अच्छे से हम इसको समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया अंतर जो है। अब आगे देखिए क्या है। हाँ, आगे देखिए क्या है। अब कोशिका का संरचना देखते हैं। ठीक है, कोशिका की संरचना कैसी है। तो कोशिका झिल्ली, जो मतलब मेनली अगर देखा जाए तो कोशिका को जो है हम इन 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली हो जाएगा, कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा और न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, अब कोशिका जो झिल्ली होती है ये कोशिका भित्ति से बनी होती है, सेल वॉल से होती है। कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच का जो भाग होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव एक द्रव के रूप में होता है। देखिए अब यहाँ से हम समझते हैं, इस चित्र से समझते हैं। देखिए यहाँ पे केंद्रक है बीच में, ठीक है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद ये कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, और जो इसके अंदर ये भरा हुआ है तरल पदार्थ, ये खाली नहीं होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहते हैं। अब ठीक है, अब आइए समझते हैं कोशिका झिल्ली क्या है। कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिकाओं के चारों ओर होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होती है प्रत्येक कोशिकाओं के चारों ओर होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका को निश्चित आकार और सहारा देती है कोशिका झिल्ली। अभी हम जैसे देखें जो चारों ओर ये घिरा हुआ है यही कोशिका झिल्ली है। ठीक है, कोशिका झिल्ली ये चारों ओर जो है इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कोशिका भित्ति क्या होती है? ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अभी जब हम अंतर देखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, तो यही मेन अंतर है जो है। उस एक मुख्य अंतर जो है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगर समझेंगे, मुख्यतः यह सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज से बनी होती है, जिसके जो लकड़ियाँ वगैरह, जो मेज वगैरह बनती है उसको उसमें ये काम आता है। ठीक है, सेलुलोज से कौन बना होता है? कोशिका भित्ति बनी होती है। अब कोशिका द्रव्य क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? जो कोशिका द्रव्य है वह कोशिका द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है। देखिए कोशिका द्रव्य वो है जो केंद्रक, हमने देखा था कि केंद्रक यहाँ पे था छोटा सा, फिर ये जो है ये हो गया जो है आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके बीच में जो द्रव्य पूरा भरा हुआ है इसे ही कोशिका द्रव्य कहते थे या साइटोप्लाज्म कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोशिका द्रव्य में अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं। कोशिका द्रव्य में जो है अनेक रचनाएं होती हैं, जैसे कि अंतःप्रदब्बी जालिका, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, गाल्गी काय और लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि। आइए समझते हैं कोशिका के प्रमुख जो भाग हैं उनके खोजकर्ता और कार्य। तो खोजकर्ता के बारे में तो बहुत मुश्किल है पूछना, तो खोजकर्ता पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, हमने यहाँ पे लिख लिया है, मतलब एक बार देख लीजिएगा, लेकिन कार्य जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर याद हमें मतलब कि ध्यान रखना चाहिए। अब केंद्रक का काम क्या है? केंद्रक कोशिका का उपचयी कार्य या कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, तो ये इसकी खोज देखिए, अब केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज सी बेंडा ने की है, और ये ऊर्जा का निर्माण करता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है? ये प्रोटीन फैक्ट्री होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है राइबोसोम, और इसकी खोज किसने की थी? दो प्रकार के होते हैं, 70S 80S, जो वायरस वगैरह में, बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं, 70S प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, ये पेलेड होता है, पेलेड ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम जो है आत्मघाती थैली होती है। आत्मघाती थैली कहने का मतलब है जो है सेल बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दूषित हो जाती है या उसमें जीर्ण हो जाती है, उसको स्वयं ये नष्ट कर देती है, लाइसोसोम। इसकी खोज किसने की थी? दबे ने की थी, दी दबे ने की थी। ठीक है, तारक काय क्या है? तारक काय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, और कोशिका विभाजन में सहायता करता है। आगे हम समझे कोशिका विभाजन अगले लेक्चर में देखेंगे तो उसमें ये समझ में आएगा। तारक काय क्या है कि जंतु कोशिका में पाया जाता है और केवल और क्या कोशिका विभाजन में सहायता करता है, और इसकी खोज की थी बाबरी ने। ठीक है, बाबरी ने इसकी खोज की थी। अंतःप्रदब्बी जालिका जो है इसका काम क्या है? ये कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के द्रव्य के बीच संबंध रखता है, के बीच संबंध बनाता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध बनाता है। ठीक है, गाल्गी काय क्या है? गाल्गी काय कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करता है। गाल्गी काय, जिसकी खोज की थी कैमिलो गाल्गी ने। और जीव द्रव्य जो साइटोप्लाज्म होता है इसके द्वारा कोशिका अंगों का निर्माण होता है। जीव द्रव्य द्वारा क्या होता है? कोशिका अंगों का निर्माण होता है। इसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए पौधे और जंतुओं की जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो आइए देखते हैं आकार पहले देखते हैं। जो पौधे के शरीर का आकार प्रायः अनिश्चित होता है, जबकि जंतुओं के शरीर का आकार प्रायः निश्चित होता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा अंतर क्या है, क्लोरोफिल को लेकर है, पर हरिम को लेकर है। ठीक है, कवकों, जीवाणुओं एवं पूर्ण परजीवी पौधों को छोड़कर शेष सभी पौधों में की पत्तियों में और शिशु पौधे के तनों में परहरिम माने क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल ही प्रकाश संश्लेषण में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, और युग्लिना जो है इसको छोड़कर किसी भी जंतु में ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जंतुएं जो हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये पौधों पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, किसको इसको छोड़कर, कवक, जीवाणुओं तथा पूर्ण परजीवी पौधों को छोड़कर सभी प्रकार के पौधों की पत्तियों और शिशु पौधों की तनों में परहरिम माने क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन बनाने की क्रिया में हरे पौधे भूमि से जल और अकार्बनिक लवण और वायुमंडल से CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर परहरिम क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में सरल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जबकि जंतुओं में जो ये क्लोरोफिल है इसका अभाव होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति होती है, पौधों की जो कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम देखते हैं। सेंट्रोसोम क्या है, कुछ निम्न श्रेणी के पौधे जैसे शैवाल और कवक को छोड़कर अधिकांश पौधों में कोशिकाओं में सेंट्रोसोम का अभाव होता है, जबकि जंतुओं की कोशिकाओं में के केंद्रक में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि सेंट्रोसोम केवल जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि जो है जो कुछ निम्न श्रेणी के जो पौधे हैं जैसे शैवाल, कवक को छोड़कर किसी भी पौधों में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ये अंतर को हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए अब ये है जो है एनिमल एंड प्लांट सेल है। ठीक है, अब देखिए ये सेल वॉल देखिए चारों तरफ है, इसके सेल वॉल है। देखिए ये सेल वॉल है ना चारों तरफ इसके जो है प्लांट सेल के, और एनिमल सेल के देखिए सेल वॉल नहीं है। ठीक है, और जो है ये है, यही अंतर है। बाकी देखिए क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। इसमें कुछ जो निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है, और इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया। अब आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो ये हो गया आपका अंतर को हमने यहाँ से समझ लिया। ठीक है, एक मिनट, हाँ। अब आगे देखते हैं विषाणु, वायरस। देखिए वायरस क्या है, वायरस उन रोगजनक कणों को कहा जाता है जिसमें कोशिका द्रव्य, कोशिका कला व अन्य कोशिकांग नहीं होते हैं। ठीक है, क्या क्या नहीं होता है, कोशिका द्रव्य नहीं होता है, कोशिका कला नहीं होती है, और अन्य कोशिकांग नहीं होते हैं। केवल एक प्रकार का न्यूक्लियस होता है, जैसे हमारे जो जंतु कोशिका होती है उनमें RNA DNA दोनों होता है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, लेकिन इसमें या तो केवल RNA होगा या DNA होगा न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। ठीक है, अब इसमें जीवित परपोषी के अंदर रहकर ये जनन करते हैं। अब पहले हमने बताया था कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्या, जो है वायरस। जब ये पहले बाहर होते हैं शरीर के तो ये निष्क्रिय होते हैं, और जैसे सक्रिय कोशिकाओं में जाते हैं ये सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इनका जो है खोज किसने की थी, तो तंबाकू में मोजैक रोग होता है, इसकी खोज करते समय रूसी वैज्ञानिक इवानोवास्की ने ये जो है वायरस की खोज की थी। वायरस की खोज किसने की है, इवानोवास्की ने तंबाकू में मोजैक रोग की खोज करते समय इसकी खोज की है। और देखा जाए तो सबसे बड़ा वायरस कौन है, तो पोटैटो फीवर जो है वो सबसे बड़ा वायरस है। सबसे छोटा वायरस क्या है, टोबैको नेफ्रोसिस जो है वो सबसे छोटा वायरस है। इसकी संरचना समझते हैं। प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें देखिए केंद्रक नहीं पाया जाता, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो केंद्रक इसमें नहीं पाया जाएगा। प्रोटीन से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, प्रमुख वायरस देख लेते हैं। TMB, इसमें न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है, और ये पादप जो है वायरस होते हैं। हर्पीज वायरस जो है DNA जो है वायरस होता है। इसमें चिकन पॉक्स रोग उत्पन्न करने की चिकन पॉक्स रोग इसके कारण होता है, हर्पीज वायरस कारण। बैक्टीरियोफेज जो है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। ठीक है, और साइनोफेज क्या होता है, नील हरित शैवालों
को साफ करने में इनका प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो ये इतना है। देखिए क्या है कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। कैसे? जब ये बाहर होते हैं तो ये खुद निर्जीव होते हैं, जैसे सजीव में जाते हैं ये इनमें जो है सक्रियता आ जाती है, एक्टिवनेस आ जाती है। तो अगर पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, और कई लोग इसको गलत भी कर देते हैं, इसको जो है अपघटक मार देते हैं, जबकि ये क्या होगा? विषाणु होगा। जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है वो क्या होता है? विषाणु होता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अब जीवाणु देखते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया देखते हैं। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया हरित लवक रहित एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होता है। अब ये क्या है? अभी तक प्रोकैरियोटिक जीव ही चल रहे हैं, ठीक है। ये सब जो बैक्टीरिया और वायरस हैं दोनों प्रोकैरियोटिक हैं। और ये क्या है? हरित लवक इसमें नहीं होता है, मतलब अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना सकता है। और एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय भी हो सकता है, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, जो ये बैक्टीरिया होते हैं। इसकी खोज किसने की थी? हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा जो है बैक्टीरिया की खोज की गई थी। और इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। और एहरन वर्ग को जो है जीवाणु नाम दिया था। जीवाणु नाम, जो बैक्टीरिया नाम किसने दिया है? तो एहरन वर्ग ने दिया था, और इसकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। चलिए इसकी संरचना देख लेते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। जीव द्रव्य या अंता द्रव्य जालिका जो है, और माइटोकांड्रिया, देखिए इसमें माइटोकांड्रिया भी नहीं है। अभी हम लोग पहले देख चुके हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर जब देखे थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर देखे थे, तो हमने चित्र एक के माध्यम से समझा था कि इसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता था, और अंता प्रद्रव्य जालिका भी उसमें नहीं पाई जाती थी, ठीक है। कोशिका भित्ति इनकी काइटिन की बनी होती है, जो प्लांटी होते हैं, ठीक है, वो सेलुलोज की होती है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। अब कुछ लाभदायक जीवाणु होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो लाभदायक कौन कौन से जीवाणु हैं? जैसे राइजोबियम। राइजोबियम क्या है कि भूमि की उर्वरकता में वृद्धि करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ये राइजोबियम करते हैं, जो दलहन की फसलें होती हैं उनके द्वारा, ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या है? ये दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है, जो जीवाणु है। फिर एसेटोबैक्टर एसिटी सिरका के निर्माण में काम आता है। फिर क्लस्ट्रीडियम ब्यूटीरियम रेशों के रेटिंग में काम आता है। अब हानिकारक जीवाणु देख लेते हैं। तो यह क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिनियस ये भोजन को विषाक्त करने का काम करते हैं, ठीक है। जो फूड पॉइजनिंग होती है, वो फूड पॉइजनिंग कौन से विषाणु द्वारा होता है? अगर जीवाणु द्वारा पूछा जाए तो यही हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिनियस, जो वायरस बैक्टीरिया द्वारा भोजन को विषाक्त कर देते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस ये डिनाइट्रिफिकेशन में काम करता है। स्यूडोमोनास सेलेनिसीएरम ये आलू के शिथिल रोग होता है इससे। किरोनोबैक्टीरियम ट्रिटकी ये गेहूं के टुंडू रोग इससे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया है, जो नील हरित शैवाल जिसको कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये पृथ्वी पर सबसे सफलतम जीवधारियों का समूह होता है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति, अब ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति किसके द्वारा की जाती है? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा की जाती है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के द्वारा पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति की जाती है। आगे देखते हैं। आसिलेटोरिया, रुपायरुलिना, एनाबीना जैसे कुछ साइनोबैक्टीरिया जलीय जंतु के लिए भोजन का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, कुछ होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल है क्रोमैटोटियम हो जाएगा, रोडोस्थिरिलियम हो जाएगा, और कोमैटोटियम
टीएम हो जाएगा। ये जो है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु भी हैं, जैसे ये क्या करते हैं, ये कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ये लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये कौन कौन से हैं, नाइट्रोमोनास हो गया और नाइट्रोबैक्टर हो गया, ये जो है रसायन संश्लेषी हैं। कुछ परजीवी जीवाणु होते हैं जो दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु है वो दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। कुछ सहजीवी होते हैं, तो सहजीवी क्या होते हैं, जो दूसरे जीव के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं लेकिन उसे हानि नहीं पहुंचाते हैं, जैसे राइजोबियम है। ये दलहन की जो गांठें होती हैं, दलहन की फसल अगर आप देखें तो वहाँ गांठें होती हैं, वहाँ पे ये रह के उनको ना हानि पहुंचा के क्या करते हैं कि अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं दलहन में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जिससे कि मृदा की उर्वरकता बढ़ जाती है। ठीक है। अब मृत्योपजीवी कुछ होते हैं बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, मृत अवशेषों का भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस जो है, जो दही से दूध से दही बनाते हैं काम करता है, ये जो है मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कवक देखते हैं, फंजाई क्या है। माइक्रोलॉजी जो है वो कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, माइक्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है। कवक क्या है, हरित लवक रहित होते हैं ये अपना, इसका मतलब जहाँ हरित लवक नहीं होगा वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, जैसे कि जंतु भी हो गए, ये भी भोजन नहीं बना पाएंगे, कवक भी नहीं बना पाएंगे। शैवाल अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। संवहन ऊतक सहित थाइलोफाइटा होते हैं। ठीक है ये, और विविध पोषी होते हैं ये, और संचित भोजन जो है इनके अंदर ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और कोशिका भित्ति इनकी काइटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया में भी हमने देखा जो कोशिका भित्ति थी वो काइटिन की बनी थी। इनका पोषण करने का 3 तरीका होता है। एक सहजीवी होते हैं, ये किसी के साथ मतलब कि उनके साथ संबंध बनाए रखते हैं जिससे जो है वो भोजन बनाता है और ये उसको सुरक्षा देने का काम करते हैं, जैसे लाइकेन। ठीक है, अभी इसको हम पढ़ेंगे आगे। फिर परजीवी होते हैं जैसे प्रैक्सिनिया आस्ट्रोलागो। ठीक है। मृत्युपजीवी होते हैं जो राइजोपस पेनिसिलियम, ये जो है मृत्युपजीवी हुए। आर्थिक महत्व देखते हैं कवक के या फंजाई के, तो देखो जो एग्रिकस होता है, एग्रिकस जो होता है जो है फंजाई, वो जो है सब्जियों के रूप में, जो मशरूम जिसको बोलते हैं, वो सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर स्पर्जिलम होता है, पेनिसिलियम होता है, ये जो है पेनिसिलियम होता है, ये पनीर उद्योग में काम किया जाता है। जो ईस्ट है ये अल्कोहल उद्योग में काम किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। हान देखते हैं कवकों से कौन कौन से हान होते हैं। जैसे सरसों में क्या है कि सफ़ेद किट्टा रोग। ठीक है। मूंगफली में क्या है, टिक्का रोग। गेहूं में क्या है, लाल रस्ट रोग। बजरे में क्या है, अर्गट रोग। अब ये जो रोग है ये भी पीसीएस में जो है पूछा जाता है, जो उसमें सुमेलित करने पूछ लेगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप लोग इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइकेन अब क्या है, लाइकेन क्या है, थाइलोफाइटा प्रकार की एक वनस्पति है। थाइलोफाइटा प्रकार की एक वनस्पति है जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनी होती है। देखिए कौन कौन होता है इसमें, कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बनता है। कवक का काम क्या होता है, जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि को शैवाल को देता है और शैवाल द्वारा खाना बनाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये जो कवक होते हैं ये वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। अगर कहीं वातावरण में कवकों का ये लाइकेन का जो है विकास तेजी से हो रहा है तो वो माना जाएगा कि वहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत कम है। ठीक है। पेड़ों की छाल में उगने वाले को कार्टिकोल्स कहते हैं, कार्टिकोल्स जो है लाइकेन कहते हैं, और चट्टानों पर उगने वाले को सैक्सिकोल्स कहते हैं। ठीक है। अब आर्थिक महत्व इनका देख लेते हैं। मृदा निर्माण में ये सहायक होते हैं। ठीक है। रोसेला लाइकेन से प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर का प्राप्त किया जाता है। अब देखिए लाइकेन से क्या हो रहा है, लिटमस पेपर भी बनाया जा रहा है, मृदा के निर्माण में सहायक है। और लाइबेरिया और इर्बेनिया से इत्र बनाया जाता है। अब इनके इत्र भी बनाया जा रहा है। परमेलिया, अब इनका नाम जरूरी नहीं है कि आपको याद रहे, बस इनका महत्व आप याद रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे इनका लिटमस, इसका क्या उपयोग हो रहा है, लिटमस पेपर में उपयोग हो रहा है। वायु प्रदूषक का सूचक होते हैं ये, मृदा निर्माण में काम आते हैं, इत्र में इनका उपयोग किया जाता है। और परमेलिया सेक्सिलिरस का प्रयोग मिर्गी रोग में औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है। और पेल्टोजेरा हाइड्रोफोबिया की दवा बनाने, पेल्टोजेरा जो होते हैं इनसे क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिया की दवा बनाने में काम होते हैं। आर्सेनिया एंटीबायोटिक बनाए जाने में काम आती हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है जो है
उप शाखाएं, जीव विज्ञान की जो उप शाखाएं हैं उसके बारे में हम समझते हैं। जीव विज्ञान हमने देखा था, उसके दो शाखा थी, एक बॉटनी थी, एक जूलॉजी थी। बॉटनी जिसमें वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता था, और ये जो है जूलॉजी जिसमें प्राण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान की उप शाखाएं, इस पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको अभी आप लोग अध्ययन कर लीजिए अच्छे से, इसको रटना ही पड़ेगा तो रट लीजिएगा आप। फेनोलॉजी, इसीलिए मैंने लास्ट में इसको रखा है। फेनोलॉजी क्या है? फेनोलॉजी के माध्यम से मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या है? फूलों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी में, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रोस्टोलॉजी, घास के संबंधित अध्ययन होता है। पेनिलोलॉजी, विभिन्न प्रकार के परागकण का अध्ययन होता है। इक्योथोरोलॉजी, मतलब मछली के संरचना कार्की और इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, ये कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, कीट के एंटोमोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। पैरासिटोमोलॉजी, परजीवी का अध्ययन है। फिर मैकोलॉजी मोलास्क या इसके खूलों का अध्ययन है। इथेनोलॉजी, विभिन्न संस्कृतियों वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन है। इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन है। एथोलॉजी, मानव सहित सभी जीवों के व्यवहार का अध्ययन है। बायोनिक्स क्या है? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण या पद्धति का अध्ययन तथा अजैव तंत्र में इसका प्रयोग। बायोनॉमिक्स, जीवधारियों तथा उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। फिर बायोनिक्स क्या है? बायोनॉमी क्या है? जीवन के नियमों का अध्ययन है। बायोमेट्री क्या है? गणित और सांख्यिकी के तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। बायोमिटी जो है, गणित और सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। पैलियोबॉटनी क्या है? ये जो है आपका है फॉसिल्स, फूल्स जो होते हैं, पादप जीवाश्म होते हैं, उनका अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। और बीरबल साहनी जो हैं उन्हें जो है इसका पिता कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स का, और इनके जो संस्थान है वो लखनऊ में है। एपीकल्चर, अब ये जो कल्चर वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है किसी भी वनडे एग्जाम में, ठीक है। तो एपीकल्चर मधुमक्खी से जो का अध्ययन से संबंधित है। हार्टिकल्चर पुष्प और पौधों, फल देने वाले पौधों से संबंधित है। सेरिकल्चर रेशम कीट से है। फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों के लिए है। पीसीकल्चर मछली पालन से है। लेक्सोग्राफी क्या है? शब्दकोश के संकलन से है। और फिलोलॉजी भाषा के संरचना, विकास और इतिहास का अध्ययन है। आइकनोग्राफी प्रतिमाओं, कलाओं का अध्ययन है। और ओलेरीकल्चर जो है सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों का उत्पादन है। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन और उसके अध्ययन के लिए है। वर्मीकल्चर अर्थवर्म माने केचुए के अध्ययन के लिए है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर संबंधित ट्यूमर का अध्ययन से है। टोरेंटोलॉजी शारीरिक विकास में होने वाली असमानताओं के अध्ययन से है। जोरेंटोलॉजी वृद्धावस्था या काल प्रभावन के विषय में ज्ञान से संबंधित है। अर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से है। पैडोलॉजी मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। फिर आरिस्टियोलॉजी ठीक है। पैडोलॉजी देखिए, पैडोलॉजी पीछे 2015 में पूछा जा चुका है, मिट्टियों के वैज्ञानिक अध्ययन से है। आरिस्टियोलॉजी ये अस्थियों के अध्ययन से है। ओरोलॉजी पर्वतों के अध्ययन से है। सोरोलॉजी ये रुधिर सीरम के वैज्ञानिक अध्ययन से है। जियोलॉजी ये जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित है, के अध्ययन से संबंधित है। फिर सर्पेटोलॉजी सर्पों के विषय की जानकारी संबंधित है। फिलाटेलिस्ट क्या होते हैं? डाक टिकट जमा करता है ये, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स जो होते हैं ये मृदा विहीन पादप संवर्धन करता है। लिथोट्रिप्सी ये गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना कहलाता है लिथोट्रिप्सी। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणों का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी मानव के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन है। यूरेनिक्स अनुवांशिक के सिद्धांत द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन है, ठीक है। और यूफेनिक्स क्या है? ये यूफेनिक्स जो है कोशिकाओं में जीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति का अध्ययन है, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ इस लेक्चर में इतना ही था। अगले लेक्चर में हम जो है पादप जगत का जो वर्गीकरण है और जंतु जगत का जो वर्गीकरण है, डीएनए आरएनए, इस यहाँ तक हम देखेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल की ये बगैर मत जाइएगा, ठीक है। बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसके साथ साथ हम अर्थव्यवस्था का सीरीज लगभग ख़त्म हो गया है,
जिसमें अभी बजट का रह गया वो जल्दी ही पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये विज्ञान का सीरीज है जिसे हम बहुत ही जल्द 15-20 दिन में 20 दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है साथियों। तो धन्यवाद।